मॉर्निंग दोस्तों। कल से लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे इस्तिलाकृतियों के अंतर्गत सतही जल की। सतही जल के अंतर्गत हम किसकी चर्चा की थी? नदियों की। नदियों में हमने कल क्या जाना था दोस्तों? नदियों में हमने मुख्य शब्दावली को जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि जो नदियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स को जाना था। उसमें हम सदा नीरा मौसमी नदियों को जलोपलब्धता के आधार पर जाना था। दूसरी हमने जाना था जो भी चट्टान होती है, चट्टानों का स्वभाव है, ढाल के अनुरूप हमारी कौन कौन सी नदियां होती हैं। फिर हमने उसकी आकृतियों को जाना था, या पैटर्न किस प्रकार से पैटर्न बनाती है। उसमें हमने बात की थी वृक्षाकार प्रतिरूप, ट्रेलिस प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, अविकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप, यानी इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रतिरूपों की वहां पर चर्चा की थी। उसी से हमने आगे बताया था। हम दोस्तों आगे बात करेंगे कि इसके अब थोड़ा सा हमारे पहले वाले लेक्चर पर जाइए, जब हमने किसकी बात की थी कि इसमें अपवर्तनात्मक और निक्षेपणात्मक कौन कौन सी इस्तिलाकृतियां बनती है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्हीं की चर्चा करना दोस्तों। तो हमने सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये अपवर्तन और निक्षेपण सतही जल में या प्रवाही जल में होता किस प्रकार से है। तो ये अपवर्तन की जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये होता कैसे है। तो इसमें हमने क्या बताया है, एक तो जल में घुलन शक्ति, यानी कोई भी पदार्थ जैसे जल कौन सा है, जल क्या है, सबसे अच्छा विलायक है, उसमें सारी चीजें घुल जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, जब भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को घुलते हुए लाती है। उसमें जैसे हम क्या देखते हैं जल में, जैसे जिप्सम में आपका, यानी वहां पर घुल के आएगा और कहीं पर जब डिपोजिट हो जाएगा तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, इसमें हम जान सकते हैं जिप्सम को जान सकते हैं, या चूना पत्थर को जान सकते हैं। चूना पत्थर भी इसी प्रकार से जमा होता है। तो ये क्या कौन सा कारक है इसका, घुलन शक्ति, यानी जल के घुलन शक्ति के आधार पर, जिसको सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बोलते हैं। तो आप दोनों को उस प्रकार से वैज्ञानिक रूप में देख सकते हैं। दूसरा है हमारा जल दाब की क्रिया। अब क्या होता है दोस्तों, जल क्या करता है, जैसे उसके आसपास की जो चट्टान होती है बहती हुई, तो उसमें क्या जल प्रवेश कर जाता है। उस प्रवेश के कारण वो क्या करता है, उन चट्टानों में दबाव डालता है। दबाव के कारण वो क्या करती हैं, वो चट्टानें अपक्षय होकर उनका अपरदन हो जाता है। तो वो कौन सा कारक हो जाएगा अपरदन का, जल दाब क्रिया के द्वारा अपरदन होना। तीसरा है हमारा जैसे अपघर्षण, अपकर्षण बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन या अब्रेशन। दोस्तों कभी क्या है कि जैसे जो नॉर्मल शब्द हैं उनकी मैं इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं ज्योग्राफी के, उनकी मैं यहाँ पर इंग्लिश मेंशन कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ अपघर्षण या अपकर्षण को देखते हैं, यानी कोरिजन या अब्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कंकड़ पत्थर छोटे छोटे और भी पदार्थ होते हैं वो बहते हैं, तो वो क्या कहते हैं दोस्तों, या तो अपने लंबवत रूप से या फिर क्षेत्रीय रूप से कटाव करते हैं, यानी उन पत्थरों पे या चट्टानों पे दबाव डालते हैं। कोई भी पदार्थ होता है उन पर दबाव डालते हैं, उसी दबाव से क्या करते हैं, ये खुरचते हुए इस प्रकार से, जैसे नीचे से कोई चीज चलती है, जैसे आप कभी कोई है इसको जैसे ऐसे खुरचे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से क्या है कोई पदार्थ निकल के आएगा। तो पदार्थ निकलने के कारण इसी को क्या कहते हैं हम, अपघर्षण या अपकर्षण। कोई भी पदार्थ कंकड़ पत्थर ये क्या करते हैं, नदी के औजार के रूप में काम करते हैं, यानी नदी को खुरचते हुए चलते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अपघर्षण या अपकर्षण कहते हैं। अब हम आगे जानते हैं सन्निकर्षण या एट्रीजन। तो इसके अंतर्गत क्या जानते हैं कि कोई भी दो पदार्थ हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रक्रिया वो क्या करते हैं, वो विभंगित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आगे प्रवाहित हो जाते हैं, यानी उनका अपवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे हमने जाना था कि अपवर्तन होता कैसे है। अब हम जानते हैं आगे कि परिवहन, क्योंकि जब अपवर्तन हुआ है एक पदार्थ से तो उसका परिवहन भी होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने जाना था अपवर्तन की प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित हैं, अपक्षय, परिवहन और निक्षेपण, तीनों ही चीजें सम्मिलित हैं, या तीनों ही प्रक्रिया सम्मिलित हैं। तो अब इसके अंतर्गत परिवहन होता कैसे, इसको भी हम यहीं पर जानते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसके द्वारा आकृतियां कैसे बनती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी घुली हुई कोई भी पदार्थ है,
यानी कोई भी जैसे नदी आ रही है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या जाना था घुलन शक्ति, उसमें से कोई भी पदार्थ घुल जाते हैं और घुल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, घुलित अवस्था। दूसरी है हमारी निस्यंदित अवस्था, यानी सस्पेंशन होता है किसी पदार्थ में, जैसे नदी आगे जा रही है तो उसमें एक तो पूरी तरह से घुल के जा रहे हैं, दूसरी जगह डिपोजिट हो गए। दूसरी है कि सस्पेंशन उसी पदार्थ में, जैसे यानी नदी के जल में कुछ छोटे मोटे कण होते हैं, सस्पेंडेड अवस्था में रहते हैं और वो आगे अपवाहित हो जाते हैं और दूसरी जगह निक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा है हमारा पदार्थ, जैसे उनका लुढ़ककर, यानी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सतही जल के दबाव के कारण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लुढ़कते लुढ़कते हुए चले जाते हैं। इसको आप सबसे अच्छा आप देख सकते हैं हिमालय तंत्र की नदियों के अंतर्गत, क्या देखते हैं कि ऊपर क्या है उसके ढाल है, ढाल के अनुरूप कोई भी बड़े पदार्थ है वो क्या है, ढलक के नीचे की तरफ बहना, वो कैसी अवस्था है, पदार्थों का लुढ़क कर बहना। तीसरा है पदार्थों का उछल कर। अब पदार्थ कैसे करते हैं, जैसे अब इसको क्या देख सकते हैं, अगर सस्पेंशन को और लुढ़क कर दोनों ही अवस्था को मिला दिया जाए तो वो उछलकर और कूदकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कुछ देर तक क्या कहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या करते हैं, धरती में जमा हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं दोस्तों, उछलकर या कूदकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हो गया कि अपवर्तन कैसे होता है, और दूसरे में हमने जाना था कि परिवहन कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे में इसमें जब मुख्य कोर की तरफ आते हैं कि लैंडफॉर्म किस प्रकार से बनती है इसके द्वारा, तो लैंडफॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है, जैसे सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अपवर्तनात्मक लैंडफॉर्म या इरोजनल लैंडफॉर्म, उसमें हम चर्चा करते हैं वी एवं यू आकार की घाटियां। सबसे पहले हम जानते हैं वी आकार या यू आकार की घाटियां। जैसा कि दोस्तों आपने कभी नदी देखी हो, यानी आप कभी हिमालय की तरफ गए हो, तो हिमालय में आपने कभी जैसे ट्रेन या किसी से यात्रा की हो, तो आपको क्या दिखता है दोस्तों, जैसे ही ब्रिज पे पहुंचते हैं तो ब्रिज पे क्या देखते हैं, ब्रिज पे हम देखते हैं ये चीज है, ब्रिज से ये चीज है, जैसे ये कोई नदी है तो नदी क्या करती है, यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर जो मुख्य प्रवाह होता है ये लंबवत कर्तन करती है, या लंबवत उसके क्या करती है, क्योंकि आप जानती है कि इसकी युवावस्था में इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी हाई होने के कारण ये क्या है, लंबवत इरोजन करेगी। ये लंबवत इरोजन के कारण कभी क्या है, इस प्रकार से क्या कर लेती है दोस्तों, ये घाटी का निर्माण कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी हमारी कहां पर मिल सकती है, जैसे आज सबसे पहले सिंधु नदी है, सिंधु नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर हिमालय तंत्र की कोई भी नदी है, उनके अंतर्गत हम किस प्रकार की आकृति देखते हैं दोस्तों, वी आकार की आकृति। अब हम आगे बढ़ते हैं यू आकार की आकृति। यू आकार की आकृति बनती है, कोई भी नदी है, ये नदी क्या करेगी, युवावस्था में हमें जाना था क्योंकि इसने लंबवत कर्तन किया था, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई थी, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, उसमें क्या करती है, ये लंबवत अपवर्तन ना करके इसका क्षैतिज अपवर्तन करती है, यानी ये घाटी यूं ना बह के इसकी तरफ बहती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इसका काफी चौड़ाई हो जाती है, चौड़ाई होने के कारण ये कैसे बन जाएगी, आपका यू शेप बन जाएगी, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी रही हमारी वी आकार की घाटी, दूसरी रही हमारी यू आकार की घाटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं दूसरा प्रकार, जिसमें हम देखते हैं गॉर्ज या कैनियन। तो गॉर्ज या कैनियन में हम फिर जाते हैं किसमें, हिमालय तंत्र की ओर। चलो, हिमालय में जब आप विचरण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप सिंधु नदी का घाट देखो। सिंधु नदी का घाट जैसे देखते हैं वो क्या है कि वहां पर क्या करती है, लंबवत कर्तन करती है। यहाँ पर हाँ लंबवत किस में जाना था, वी आकार की घाटी में, लेकिन यहाँ पर गॉर्ज कब बन रहा है, वहां पर क्या होता है, जैसे कठोर चट्टान है तो कठोर चट्टान को काटते हुए लंबवत कर्तन करती है। और यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे यहाँ नदी है, ये नदी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से जैसे एस्कार्पमेंट बनाती है, यानी इस प्रकार से नदी बहेगी, सीधा दोनों तरफ से सीधी खड़ी होगी और नीचे से नदी प्रवाहित हो रही होगी, उसको क्या कहते हैं हम, घाट या कैनियन।
इसमें सबसे विश्व का सबसे बड़ा गाढ़ जो अगर कौन सी नदी बनाती है तो दोस्तों सिंधु नदी विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज बनाती है। और वो कहाँ पर बनाती है? आपके नंगा पर्वत पर। तो ये हो गया हमारा गॉर्ज। अब हम बात करते हैं कैनियन की बात करते हैं। गॉर्ज क्या होता है दोस्तों? कुछ क्षेत्र तक सीमित होता है, लेकिन जब ये कैनियन क्या होता है कि कैनियन जब काफी किलोमीटर कई किलोमीटर तक अगर गॉर्ज का विस्तार हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप किसको जान सकते हैं? इसके अंतर्गत आप जान सकते हैं ग्रैंड कैनियन। आपने कभी नाम सुना होगा कोलोराडो का ग्रैंड कैनियन वो। और उसमें अगर कभी आप आकृति देखें, आप कभी भी जैसे गूगल करके देखें तो ग्रैंड कैनियन की आकृति किस प्रकार से है? पहले गॉर्ज बन रहा है, उसके अंतर्गत थोड़ी सी वी आकार की लंबवत करतन हुई घाटी बन रही है और इस प्रकार से वो घाटी है। यानी ये चट्टान है, चट्टान के चारों तरफ इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से काफी लंबी तक बनती है। ये कहाँ पर है? कैनियन आप देख सकते हैं कैनियन काफी बन सकते हैं, लेकिन कोलोराडो का जो कैनियन है या फिर एरिजोना प्रांत में वो क्या है? सबसे बड़ा कैनियन है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार पे आते हैं हम। अपर्दन के द्वारा जो आकृति निर्मित होती है वो होती है हमारी जैसे जलप्रपात है। तो जलप्रपात के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जलप्रपात बनते क्या है? जैसे कभी भी जल उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर आपतित होता है या उच्च क्षेत्र निम्न क्षेत्र की ओर गिरता है तो उसके गिरने के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जल का प्रपात। यानी जब ऊंचे से नीचे की ओर जल लंबवत रूप से गिरता है उसको कहते हैं हम जलप्रपात। अब जलप्रपात भी आपके बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला जलप्रपात है छत्रक जलप्रपात या जिसको हम बोलते हैं कैप रॉक जलप्रपात। तो कैप रॉक जलप्रपात के अंतर्गत हम क्या देखते हैं?